हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। ह्यूमन हार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट का लोकेशन देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट की संरचना को और उसके कार्य को डिस्कस किया था हम लोगों ने। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था कि ह्यूमन हार्ट के अंदर यानी कि उसके अंदर उसके चैम्बर्स में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी कौन से चैम्बर से ब्लड आता है और किन किन चैम्बर से होकर के किस तरह से वो सर्कुलेट करता है ह्यूमन हार्ट के अंदर। क्लियर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन यानी मानव में रक्त परिसंचरण। तो देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पूरे शरीर में किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि केवल ह्यूमन हार्ट के अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना। और इस वीडियो में यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पूरे शरीर में यानी कि शरीर के प्रत्येक हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन यानी मानव में रक्त परिसंचरण। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन यानी मानव में रक्त परिसंचरण। तो देखिए, जो मानव में रक्त परिसंचरण होता है उसके अंतर्गत दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन होता है। अब ये दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन होता क्या है वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा जब हम लोग ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ लेंगे, है ना। तो यहां पे ये जो दिख रहा है ना, ये वास्तव में ब्लड सर्कुलेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी डायग्राम के रूप में ब्लड सर्कुलेशन को समझाया गया है। बहुत ही इजीली इससे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस डायग्राम में कौन कौन सी संरचनाएं दर्शाई गई हैं। तो देखिए, यहां पे देख रहे हैं कि 3 बॉक्स यहां बनाया गया है। ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे 3 बॉक्स बनाए गए हैं और तीनों बॉक्स से क्या क्या दर्शाया गया है। एक बॉक्स लंग्स को दर्शाता है यानी फेफड़ों को। दूसरा ये जो बॉक्स है ना, ये हार्ट को दर्शाता है, यानी ये हार्ट है पूरा बनाया गया है एक बॉक्स के रूप में। और ये तीसरा बॉक्स किसको दर्शाता है, ये बॉडी पार्ट्स को, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों को या विभिन्न अंगों को ये बॉक्स दर्शाता है। ठीक। अब देखिए, ये ध्यान में रखिएगा कि ये बस एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। वास्तव में ऐसी संरचना तो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ट ऐसा नहीं होता है, ट्राइगोनल शेप होता है, 3D शेप बनाया गया था पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। तो वो शेप होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन डायग्राम उसका ये ऐसे दर्शाया गया है। और बात करें लंग्स की, तो लंग्स भी ऐसे नहीं होता है। और लंग्स इसके हार्ट के ऊपर ना होकर के कहां होता है, ये दोनों तरफ होता है ना। लंग्स के ही बीच में ये हार्ट स्थित होता है, यानी कि ये दोनों तरफ होता है। और बॉडी पार्ट कहां होता है, बॉडी पार्ट इसके चारों तरफ फैला होता है ना। लेकिन यहां पे क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है ना, ताकि समझने में चीजें आसान हो जाएं, उसके लिए ऐसे बनाया गया है ना, कि एक बॉक्स से लंग्स को दर्शाया गया है, दूसरे बॉक्स से हार्ट को दर्शाया गया है और तीसरे बॉक्स से क्या, बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों को दर्शाया गया है। ठीक। और ये जो संरचनाएं लिखी गई है ना, ये जो नाम लिखे गए हैं, चाहे पल्मोनरी वेन्स हो, आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, या फिर इधर देख रहे हैं वेन्यूल्स है, वेन्स है, वेना कावा है, ये सभी संरचनाएं क्या हैं, ये सभी संरचनाएं ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं के ही पार्ट है ना। तो इन सभी संरचनाओं को अगर समझना है, नहीं समझ में आ रही है, तो इसके लिए आप ब्लड वेसल्स वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसका भी लिंक यहाँ आई बटन पे दे दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक। ये सारी चीजें पहले बताई जा चुकी है ना। यहाँ पे बस डायग्राम के रूप में उनको बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो किन किन रास्तों से होते हुए सर्कुलेट होता है यानी परिसंचरित होता है। क्लियर। तो शुरू करते हैं बाएं वाले हिस्से से यानी लेफ्ट पार्ट से। किसके, हार्ट के लेफ्ट पार्ट से। तो हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट में ये डिस्कस किया था कि जो लेफ्ट पार्ट है ना, जो हार्ट का, उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो राइट पार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। पिछले वीडियो में हम लोग ये डिटेल में डिस्कस किए थे। तो वो सारी चीजें यहाँ हेल्पफुल रहेंगी, यहाँ बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं यहाँ लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां अलिंद से। तो बायां अलिंद में जो ब्लड आएगा वो किससे होके आएगा, पिछले वीडियो में बताया गया था, वहां से रिमाइंड करिए, किससे आएगा, पल्मोनरी वेन्स से आएगा, है ना। पल्मोनरी वेन्स से आएगा। और कहां से आएगा, फेफड़े से आएगा,
लंग्स से आएगा, और जब लंग्स से आएगा तो कैसा आएगा, ऑक्सीजन से मिला हुआ आएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग बहुत ही क्लियरली समझाने के लिए दो कलर का यूज किया जाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इस डायग्राम में रेड कलर से दर्शाया जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको यहाँ पे ये ब्लू कलर से दर्शाया जाएगा। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का होता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों रेड कलर के ही होते हैं, बस थोड़ा सा डार्कनेस का अंतर रहता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो थोड़ा सा डार्क रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अपेक्षा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा क्या कहते हैं, चमकदार लाल होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे रेड से उसको दर्शाया जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दर्शाया जाएगा ब्लू कलर से। बस इसीलिए ताकि चीजें, ये जो दोनों ब्लड है ना, वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए कि किस चैम्बर से में किस नलिका से होते हुए किस तरह का ब्लड परिसंचरित होता है ना। तो शुरू करते हैं यहां से, लेफ्ट एट्रियम से। तो लेफ्ट एट्रियम में कहां से आएगा, लंग्स से होते हुए ब्लड आएगा, लंग्स से होते हुए ब्लड आएगा, और किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन्स से होते हुए, है ना। लंग्स से होते हुए पहले किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुसी शिराओं से होते हुए कहां पे आएगा ब्लड, ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद में। कहां से ब्लड आ रहा है, लंग से आ रहा है, किससे होते हुए आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा। कहां आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में यानी बायां अलिंद में आ रहा है। और यहां पे क्योंकि लंग्स से आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन से मिला हुआ आएगा। तो ये जो ब्लड आया वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। लंग्स से, अब क्या कह सकते हैं, लंग्स से यानी फेफड़ों से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं अलिंद में प्रवेश करता है ना। अब क्या है कि बाएं अलिंद से, अब यहां देखिए चारों चैम्बर बनाया गया है हार्ट का, है ना। ये बीच में जो देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो छिद्र है यहाँ पे भी वॉल्व दिखाया गया है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो छिद्र है यहाँ भी वॉल्व दिखाया गया है ना। ये सारी संरचना हम लोग ह्यूमन हार्ट में देख चुके हैं, बस यहाँ पे एक डायग्राम के रूप में दिखाया गया। तो कहां थे कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया। कौन सा ब्लड पहुंचा, ऑक्सीजनेटेड, किसके द्वारा, फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा। क्लियर। अब यहां से इस वॉल्व वाले छिद्र से होता हुआ ये कहां पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहां पहुंचा था, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा था, अब वो इस वॉल्व वाले छिद्र से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय में पहुंचेगा, और ये भी कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, इसलिए रेड से दिखाया गया है। ठीक। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां से कहां निकलेगा, ये महाधमनी से बाहर निकलेगा। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां निकलेगा, महाधमनी से होते हुए यहां से हार्ट से बाहर निकलेगा। और महाधमनी क्या करता है, यहां से होते हुए पूरे शरीर में ब्लड जाएगा। तो वास्तव में महाधमनी आगे बढ़ते हुए शाखाओं में बटेगा। तो महाधमनी है जब शाखाओं में बटेगा तो वो जो शाखाएं हैं, पतली पतली नलिकाएं, वो क्या कहलाएंगी तब, आर्टरीज यानी धमनियां। यानी कि महाधमनी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां जाएगा, आर्टरीज यानी धमनियों में जाएगा। अब धमनियां फिर से आगे बढ़ते हुए शाखान्वित होंगी और किसमें बटेंगी, आर्टेरियोल्स यानी धमनिकाओं में। तो यानी कि सीधा सा कह सकते हैं अब धमनियों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड धमनिकाओं यानी कि आर्टेरियोल्स में पहुंचता है। अब इस आर्टेरियोल्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आगे बढ़ता हुआ जो शाखाएं बटेंगी अब क्या हो जाएंगी, केशिकाएं हो जाएंगी। तो इस धमनिकाओं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे बढ़ता हुआ कैपिलरीज यानी केशिकाओं में प्रवेश करता है। ठीक, कहां से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी में, महाधमनी से धमनियों में, धमनियों से धमनिकाओं में और धमनिकाओं से केशिकाओं में। ये कैसे कैसे होता है ना, ये हम लोग ब्लड वेसल्स में बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीके से पढ़े थे कि जब एओर्टा यानी कि महाधमनी शाखान्वित होगा तो धमनियां बनेंगी, धमनियां जब शाखान्वित होंगी तो धमनिकाएं बनेंगी, धमनिकाएं जब शाखान्वित होंगी तो केशिकाएं बनेंगी। बहुत ही पतली पतली नलिकाएं हैं। ठीक, और जब यहां तक पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी केशिकाओं तक पहुंच जाता है
तो इन केशिकाओं का क्या होता है, ये केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ फैली होती हैं। तो यानी कि अब यहां से जो पदार्थों का आदान प्रदान है ना, ये कैपिलरीज में पहुंचे हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, इनसे जो पदार्थों का आदान प्रदान यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी और अन्य पदार्थों का भी जो आदान प्रदान होता है वो यहीं से होता है। यानी केशिकाओं और शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं के बीच में अब यही आदान प्रदान होता है, यानी कैपिलरीज और उन कोशिकाओं के बीच में। और क्या होता है कि ऑक्सीजन यहां पे खपत होता है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स है ना, विभिन्न जो अंग हैं शरीर के, वहां क्या होगा, वहां पे ग्लूकोज के अणु टूटेंगे और ऊर्जा मिलेगी। और ग्लूकोज के अणु जो टूटते हैं यहाँ ह्यूमन के रेफरेंस में, यानी मानव के जो संदर्भ में, वो कैसा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू टूटते हैं। यानी कि ऑक्सी श्वसन होगा, यानी कि वायवीय श्वसन होगा, जिसमें O2 जो आया है ना, इन ब्लड से मिला हुआ जो O2 आया है वो यहाँ क्या होगा, खपत हो जाएगा। रेस्पिरेशन है श्वसन के अंतर्गत, या कोशिकीय श्वसन कह सकते हैं, उसके अंतर्गत ऑक्सीजन यहाँ खपत होगा। और अब जब इससे बाहर जो निकलेगा ब्लड, यानी कि जो बॉडी पार्ट से अब बाहर निकलेगा ब्लड, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि उसको क्या कह सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है ना, ये कैसा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहां से लेकर के, यहां से होते हुए यहां तक जो आया ना ब्लड, वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड था, यानी कि O2 से मिला हुआ था। लेकिन यहां बॉडी पार्ट में पहुंचने के बाद उसका जो O2 है ना, वो खपत होगा, खर्च होगा। कहां खर्च होगा, रेस्पिरेशन में। जो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन जो होता है ना, जो पहले बताया जा चुका है श्वसन के अंतर्गत, वो बॉडी पार्ट की कोशिकाओं में O2 खपत होता है और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि जो ब्लड अब इससे बाहर निकलेगा बॉडी पार्ट से, वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहेगी। तो अब उसे किससे हम लोग दर्शाएंगे, ब्लू कलर से। तो यानी कि अब कह सकते हैं कि अब बॉडी पार्ट से, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, फिर से कैपिलरीज यानी कि केशिकाओं द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। केशिकाएं चारों तरफ बिछी रहती हैं। केशिकाएं कुछ और नहीं है, बहुत ही अत्यंत पतली पतली महीन नलिकाएं हैं, जो कि केशिकाएं या कैपिलरीज कहलाती हैं, है ना। ये हम लोग देखे थे किसमें, ब्लड वेसल्स में। तो कह सकते हैं कि अब बॉडी पार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, उसका ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंतर्गत खपत या खर्च हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाला ब्लड, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, कैपिलरीज यानी केशिकाओं के द्वारा, ठीक है ना, जो उसके चारों तरफ बिछी हुई होती हैं। तो यानी कि कैपिलरीज या केशिकाएं अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से। तो यहां अब शुरुआत किसकी हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ में आ रहा है ना। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज द्वारा जो इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया है, अब इन कैपिलरीज से होता हुआ पहुंचेगा कहां, वेन्यूल्स में, यानी शिरिकाओं में, जो कि क्या है, शाखाएं हैं वेन्स से निकली हुई। तो यानी कि कैपिलरीज से अब एकत्रित होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहां पहुंचता है, वेन्यूल्स यानी शिरिकाओं में। अब इन शिरिकाओं से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है यानी एकत्रित होता है और पहुंचता है वेन्स यानी शिराओं में, ठीक। और फिर इसके बाद उसी वेन्स से फिर से कलेक्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और अंततः पहुंचता है कहां, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। हम लोग जब ह्यूमन हार्ट को डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये वाला जो चैम्बर था ना, उसमें क्या दिखाया गया था, नीचे से इंफीरियर वेना कावा यानी कि निम्न महाशिरा, और ऊपर से दिखाया गया था उच्च महाशिरा यानी कि सुपीरियर वेना कावा आ रहा था। तो यहां दोनों को एक ही जगह लिख दिया गया क्योंकि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो यानी कि शिराओं से होता हुआ अब कहा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां पहुंचा, उच्च तथा निम्न महाशिराओं में, यानी कि सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा में, क्लियर। और अब इसके बाद ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा कहां खुलते हैं, हम लोग डिस्कस किए थे, कहां खुलते हैं, इसमें राइट एट्रियम में यानी दायां अलिंद में। तो ला दीजिए यहां से, अब यहां से यानी कि ये पहुंचेगा कहां, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया, राइट एट्रियम में यानी दायां अलिंद में।
और अब उस दाएं अलिंद से इस ये जो वाल्व वाला छिद्र है ना, इस वाल्व वाले छिद्र से होता हुआ ये कहां पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में यानी दायां निलय में। और इस दाएं निलय से अब बाहर निकलेगा, किसके द्वारा बाहर निकलता है, ह्यूमन हार्ट को याद कीजिए, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यानी फुफ्फुसी धमनियों के द्वारा। तो वहां पे यहां से बनाया गया था, तो यहां से कहीं से निकालना है बाहर, तो सुविधा के अनुसार यहां से निकाल देते हैं, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके द्वारा निकलता है, तो ये निकलता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, है ना। यानी कि कह सकते हैं जो राइट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड कहां से आया, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है और किसके द्वारा, ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फिर से पहुंचता है कहां, लंग्स में पहुंचता है, लंग्स यानी फेफड़ों में पहुंचता है। और ये जो फेफड़ों में अभी पहुंचा है ना फुफ्फुसी धमनियों द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहां क्या कह सकते हैं, ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर कहां पहुंचा, फुफ्फुसी धमनी के द्वारा कहां पहुंचा, लंग्स में, है ना। अब फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर से लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है ब्रीदिंग, उसके द्वारा। और इसमें जो लंग्स में एल्वियोली है वहीं पे आदान प्रदान होगा, एल्वियोली में ऑक्सीजन भरे होंगे वो ले लिए जाएंगे ब्लड के द्वारा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है वो निकाल दी जाएगी फिर से एल्वियोली में, और एल्वियोली से होता हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, और वो ऑक्सीजन मिला हुआ जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब फिर से कहां से, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा फिर से आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, है ना। तो ये यानी कि पूरा डायग्राम हमें बताता है डिटेलिंग किसके बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त का परिसंचरण होता है, बहुत ही शॉर्ट में बहुत फास्ट रिवीजन एक बार देख लेते हैं। कहां से शुरू करते हैं, सबसे पहले लंग्स यानी फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से मिला हुआ ब्लड पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ वो पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी यानी एवोर्टा के द्वारा वो बाहर निकलता है और आर्टरीज में पहुंचता है, आर्टरीज से पहुंचता है कहां, आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स से पहुंचता है कहां, कैपिलरीज यानी केशिकाओं में, और केशिकाओं से होता हुआ कहां, ये बॉडी पार्ट के टच में आता है, यानी शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं के टच में आता है, और वहां पे पदार्थों का आदान प्रदान होता है इस कैपिलरी और उन कोशिकाओं के बीच में। जो ब्लड भरा हुआ है ना कैपिलरीज के अंदर, उनके और कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिसके अंतर्गत इसमें जो ऑक्सीजन घुला है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो कहां जाता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है और वहां खपत होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आकर के ब्लड में मिल जाता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन बॉडी पार्ट से कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, किसके द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा यानी केशिकाओं के द्वारा। इन केशिकाओं से फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है वेन्यूल्स में यानी शिरिकाओं में, और वहां से फिर से पहुंचता है वेन्स यानी शिराओं में, और अंततः वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शिराओं से पहुंचता है कहां, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा यानी उच्च और निम्न महाशिराओं में, और वहां से होता हुआ उन दोनों महाशिराओं से होता हुआ कहां आकर के खुलता है, वो राइट एट्रियम में यानी कि दायां अलिंद में, और दायां अलिंद से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर से दाएं निलय यानी राइट वेंट्रिकल में, और इस राइट वेंट्रिकल से क्या करता है कि फुफ्फुसी धमनियों द्वारा यानी पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए फिर से चला जाता है लंग्स में यानी कि फेफड़ों में, और ये प्रक्रिया फिर से ऐसे ही चलती रहती है। क्लियर। तो ये रहा क्या, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। उम्मीद है बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन की तरफ। ये दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन होता क्या है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको आसानी से आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ना, इसमें आपको दो पथ दिख रहे होंगे। जो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन होता है यानी मानव में जो रक्त परिसंचरण होता है ना, उसमें दो पथ देखने को मिलते हैं, दो रास्ते देखने को मिलते हैं, जिससे होकर के एक ही भाग ब्लड का गुजरता है। कौन कौन से दो पथ हैं वो देखिए। एक तो ऐसा पथ है जो इसके हार्ट और लंग्स के बीच में है, यानी हार्ट और लंग्स के बीच में ये एक पथ दिख रहा है, ठीक। और दूसरा पथ इस हार्ट और बॉडी पार्ट के बीच में है,
यानी कि हृदय और शरीर के विभिन्न भागों के बीच में दूसरा पथ आपको ये दिख रहा है ना। लेकिन इतना डिटेल नहीं जानना है, बस इतना समझिए कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ह्यूमन के अंदर, उसके अंतर्गत दो पथ यानी दो रास्ते देखने को मिलते हैं जिससे कि होकर के ब्लड को गुजरना पड़ता है। और ये दोनों पथ किसके किसके बीच में होते हैं? एक पथ जो होता है वो हृदय और फेफड़ों के बीच में होता है, और दूसरा पथ जो होता है वो हृदय और शरीर के विभिन्न भागों के बीच में होता है। जिसकी वजह से, इन दोनों पथों की मौजूदगी की ही वजह से, जो ब्लड का कोई भी भाग है ना, ब्लड का प्रत्येक भाग इस हृदय से दो बार होकर के गुजरता है। इन्हीं दोनों पथ की उपस्थिति की वजह से जो ब्लड का भाग होता है, ब्लड का कोई भी भाग हो, वो इस हार्ट से दो बार गुजरता है। एक बार अपने डीऑक्सीजनेटेड रूप में और दूसरी बार अपने ऑक्सीजनेटेड रूप में, है ना। एक बार वो इस वाले चैम्बर में आता है, दूसरी बार इस चैम्बर में आता है। यानी कि सीधा सा क्या कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो ह्यूमन में होता है उसके अंतर्गत दो पथ पाए जाते हैं, एक हार्ट और लंग्स के बीच में और दूसरा हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। इन दोनों पथों की उपस्थिति के कारण ब्लड का कोई भी भाग हृदय से दो बार होकर के गुजरता है, और इसी दो बार गुजरने की प्रक्रिया को ही, यानी कि ब्लड के किसी भी भाग के हार्ट से होकर के दो बार गुजरने की प्रक्रिया को ही दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर? यानी कि दो बार, एक बार डीऑक्सीजनेटेड रूप में गुजरेगा और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड रूप में। ब्लड का प्रत्येक भाग के साथ ऐसा होता है ना। ये ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी एक खासियत है, ठीक। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। क्लियर? अब देखिए क्या है कि जो मानव का परिसंचरण तंत्र है उसमें एक तरल भाग हम लोगों ने पढ़ा था, उसे क्या कहते हैं? रुधिर या ब्लड। यानी कि ब्लड क्या है? जो मानव का परिसंचरण तंत्र है ना, उसका लिक्विड फॉर्म है, यानी कि लिक्विड पार्ट है उसका। लेकिन मानव के परिसंचरण तंत्र में ब्लड के अलावा यानी रुधिर के अलावा एक और तरल भाग पाया जाता है जिसको लिम्फ यानी लसिका कहते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, यहां देख लेते हैं, जिसको लिम्फ या लसिका कहते हैं, है ना। अब देखिए लिम्फ या लसिका सीधा सा क्या कह सकते हैं कि मानव के परिसंचरण तंत्र का ही एक भाग है, तरल भाग है, जो कि ब्लड के अलावा दूसरा तरल भाग होता है मानव के परिसंचरण तंत्र का। अब ये बनता कैसे है देखिए, तो बहुत ही सिंपल है। लिम्फ क्या है? रुधिर से ही बनता है, यानी कि ब्लड का ही एक भाग है। कैसे होता है? जब ब्लड बहता हुआ ये कैपिलरीज से गुजरता है, यानी केशिकाओं से या कैपिलरीज से गुजरता है, तो कैपिलरीज की जो दीवारें हैं ना वो बहुत ही महीन होती हैं, पतली होती हैं, और इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो जब ब्लड इन कैपिलरीज से होकर के बहता है, गुजरता है शरीर के कोशिकाओं के बीच से, तो उन कैपिलरीज से रिसाव द्वारा यानी कि छन करके जो ब्लड होते हैं ना उसके तरल भाग, ब्लड का जो द्रव पार्ट होता है ना यानी कि प्लाज्मा, वो द्रव भाग ब्लड का इन्हीं कैपिलरीज की दीवारों से छन छन करके यानी कि रिसाव द्वारा बाहर आते रहते हैं, है ना। और उन्हीं बाहर आए हुए तरल भाग को ही क्या कहते हैं? लिम्फ या लसिका कहते हैं। लिम्फ या लसिका कहते हैं। किसे कह सकते हैं? समझिए फिर से कि जो ब्लड है यानी रुधिर, वो जब कैपिलरी से या केशिकाओं से होकर के बहता है, तो इन कैपिलरीज या केशिकाओं की दीवारों से होते हुए उसका जो द्रव पार्ट भाग होता है ना, जो लिक्विड पार्ट होता है रुधिर का, वो छन छन करके यानी कि रिसाव द्वारा बाहर आता रहता है। और बाहर आके कहां इकट्ठा होता रहता है? इंट्रा सेलुलर स्पेस में, यानी अंतराकोशिकीय स्थानों में आकर के ये जो द्रव भाग है किसका? ब्लड का, वो इस कैपिलरी से छन छन करके आकर के एकत्रित होता रहता है। और यही जो छना हुआ भाग है ना ब्लड का, जो द्रव रूपी भाग है, वही है लसिका या लिम्फ, जो कहां एकत्रित होता है? इंट्रासेलुलर स्पेस में, यानी कि अंतराकोशिकीय स्थानों में। अब इनमें क्या क्या मिला रहेगा वो समझिए। अब क्योंकि ब्लड से ही निकला हुआ है, तो प्लाज्मा के जो अधिकांश प्रोटीन होते हैं ना वो इसमें पाए जाते हैं लसिका में। कह सकते हैं कि प्लाज्मा की ही तरह ये होता है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या होता है? लसिका ये रंगहीन होता है। प्लाज्मा क्या है? थोड़ा सा पीले रंग को लिए हुए होता है, लेकिन लसिका जो है वो रंगहीन होता है।
और प्रोटीन सभी के सभी जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं ना, वो उसमें से अधिकतर प्रोटीन इस लसिका में भी पाए जाते हैं क्योंकि उन्हीं से छन के आया है। और कुछ बहुत ही सूक्ष्म कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो ब्लड के अंदर मिली हुई होती हैं, जो इनसे छन करके बाहर आई रहती हैं। ठीक, तो अभी लसिका समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। कैपिलरी से जो ब्लड का द्रव रूपी पार्ट यानी कि लिक्विड जो पार्ट है छन करके बाहर आया है इंट्रा सेलुलर स्पेस में, वही है क्या, लिम्फ या लसिका। क्लियर? तो ये हाँ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो ये रहा ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन और लिम्फ यानी लसिका, छोटा सा एक टॉपिक था, उसको यहां पे बता दिया गया है। इसी के साथ यहां पर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन यानी मानव में वहन समाप्त होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में वहन, लेकिन वो हम लोग करेंगे इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में वहन के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।